इंदिरा गांधी, एक ऐसा नाम जिसके बारे में सोचते ही दो तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ भारत की पहली और अकेली महिला प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ एक ऐसी लीडर जिन्होंने लोकतंत्र को ही दांव पर लगा दिया। मतलब उनकी शख्सियत में गजब की दूरदर्शिता भी थी और उतने ही गहरे विवाद भी। तो चलिए आज इसी विरोधाभासी विरासत को समझने की कोशिश करते हैं। और यही सवाल, मतलब उनकी पूरी विरासत का सार है। क्या उन्हें एक राष्ट्र निर्माता के तौर पर देखा जाए जिसने भारत को एक मॉडर्न देश बनाया, या फिर एक ऐसी निरंकुश शासक के रूप में जिसने लोगों की आज़ादी को ही छीन लिया? चलिए एक एक करके इस विरोधाभास की परतों को खोलते हैं। ज़ेनोडो रिसर्च का ये कहना है कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व ने दूरदर्शी शासन और सत्तावादी नियंत्रण के विरोधाभास का उदाहरण दिया। और ये बात आप देखिए, उनकी दोहरी विरासत को एकदम सटीक तरीके से बताती है। एक तरफ विजनरी गवर्नेंस, तो दूसरी तरफ ऑथोरिटेरियन कंट्रोल। सच कहें तो यही उनके पूरे शासनकाल की कहानी है, जिसमें उम्मीद भी थी और डर भी था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनकी विरासत के पहले पहलू की, यानी एक आर्किटेक्ट के तौर पर उनका रोल जिसने मॉडर्न इंडिया की नींव रखी। देखते हैं कि आखिर कैसे उन्होंने देश की इकोनॉमी और साइंस को एक नई दिशा दी। देखिए 1960 के दशक की बात है। भारत उस वक्त खाने की बहुत बड़ी किल्लत से गुजर रहा था। हालात इतने खराब थे कि हमें दूसरे देशों से अनाज इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन फिर इंदिरा गांधी के लीडरशिप में आई हरित क्रांति, और इसने तो जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया। नई हाई यील्ड फसलें आईं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, और नतीजा, भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बना बल्कि अनाज एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। और बात सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने तो सितारों तक पहुंचने का सपना देखा था। जी हाँ, उन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो को बनाने में एक बहुत बड़ा और अहम रोल निभाया। वो मानती थीं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन भारत के डेवलपमेंट और आप कह सकते हैं उसके आत्मविश्वास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए लेट 1960s में हरित क्रांति की शुरुआत, 1969 में इसरो का बनना, और फिर 1972 में उन्हें भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न मिलना। ये पूरा दशक एक तरह से उनकी जबरदस्त लीडरशिप और फ्यूचर को लेकर उनके विजन का सबूत देता है। तो ये तो थी कहानी का एक हिस्सा। अब चलते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ, जो उनके शासनकाल का सबसे विवादास्पद और शायद सबसे अंधेरा दौर था, द इमरजेंसी या आपातकाल। इंडियन डेमोक्रेसी के इतिहास का वो पन्ना जिसे एक काले अध्याय के तौर पर याद किया जाता है। सोचिए, पूरे 21 महीनों के लिए देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए, सारी पावर एक जगह सेंट्रलाइज हो गई। इस एक घटना ने देश पर एक ऐसा निशान छोड़ा है जो आज तक मिटा नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? देखिए, इसकी शुरुआत हुई एक कोर्ट केस से। उनके राजनीतिक विरोधी राजनारायण ने 1971 के चुनाव में उनकी जीत को कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फिर आया फैसला। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्हें चुनावी धांधली का दोषी पाया और उनका इलेक्शन रद्द कर दिया। और इसके जवाब में क्या हुआ? 25 जून 1975 को इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देकर उन्होंने प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी लगाने की सलाह दे दी। इमरजेंसी लगते ही भारत की तस्वीर मानो पूरी तरह बदल गई। जो फंडामेंटल राइट्स थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। प्रेस पर जबरदस्त सेंसरशिप लगा दी गई। जो भी राजनीतिक विरोधी थे उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया गया। चुनाव तक टाल दिए गए। मतलब सारी की सारी पावर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सिमट कर रह गई। ये इंडियन डेमोक्रेसी पर एक सीधा और बहुत गहरा हमला था। और इसका पैमाना कितना बड़ा था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इस दौरान 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल दिया गया। सोचिए, 1 लाख लोग, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन हजारों आवाज़ों की कहानी है जिन्हें जबरदस्ती खामोश करा दिया गया था। अब कहानी और भी दुखद मोड़ लेती है। चलिए अब उन हिंसक घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी के जीवन और उनके नेतृत्व के आखिरी सालों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार, जून 1984। ये एक ऐसा सैन्य अभियान था, एक ऐसा फैसला जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। इसे ऑर्डर किया था इंदिरा गांधी ने।
मकसद था सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर परिसर से उग्रवादी नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले और उसके हथियारबंद साथियों को बाहर निकालना। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो आज भी बहुत सारे विवादों और सवालों से घिरा हुआ है। और देखिए, इस ऑपरेशन को लेकर दो बिल्कुल अलग-अलग नजरिए सामने आते हैं। सरकार का कहना था कि ये कदम कानून व्यवस्था को बहाल करने और हथियारबंद उग्रवादियों को हटाने के लिए जरूरी था। वहीं सिख समुदाय की नज़र में ये उनके सबसे पवित्र धार्मिक स्थल पर एक ऐसा हमला था जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता, और इसी एक मुद्दे ने देश को बहुत गहरे तक बांट दिया। और फिर आया साल 1984, जो एक के बाद एक दुखद घटनाओं की एक चेन लेकर आया। जून में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और उसके ठीक कुछ महीने बाद 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने कर दी। और इसके बाद जो हुआ वो हमारे देश के इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक अध्याय है। उनकी हत्या के बाद दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। 3000 से ज्यादा जानें गईं। ये संख्या हमें उस नफरत और हिंसा की याद दिलाती है जो उनकी हत्या के बाद भड़की थी। ये एक भयानक रिमाइंडर है कि राजनीतिक टकराव की मानवीय कीमत कितनी ज्यादा हो सकती है। तो अब इस पूरी कहानी को समेटते हुए वापस उसी सवाल पर आते हैं। उनकी इस जटिल विरासत को समझने के लिए इन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग कहानियों को एक साथ देखना होगा। तो आखिर में हम वापस उसी विरोधाभास पर आके खड़े हो जाते हैं, है ना? एक तरफ उनके कार्यकाल ने भारत को आत्मनिर्भरता और आर्थिक तरक्की की राह पर आगे बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ उनकी वही सत्तावादी सोच सामने आई जिसने हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को कसौटी पर खड़ा कर दिया। उनकी कामयाबियां और उनके विवादित फैसले, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं, और शायद यही उनकी जटिल और अनसुलझी विरासत है। और उनकी ये दोहरी विरासत आज भी भारत की राजनीति और समाज में महसूस की जाती है। ये एक ही वक्त में उनकी उपलब्धियों का सबूत भी है और इस बात की एक चेतावनी भी कि जब पावर एक जगह सिमट जाती है तो उसके खतरे क्या हो सकते हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या तरक्की के लिए आज़ादी को दांव पर लगाना सही है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इंदिरा गांधी के दौर पर ही लागू नहीं होता, बल्कि ये पावर और लीडरशिप के स्वभाव